हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। आज हम विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 10 का ये सेकंड पार्ट देखेंगे और हर क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सके। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि आप किसी भी तरह से बोर ना हो और जो क्वेश्चन आप पढ़े वो आपको ज्यादा दिन तक याद हो जाए। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताए जाए वो आपको मिल सके। दोस्तों तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 51 है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि CCEA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। दूसरा दिया है यह केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करती है। तीसरा दिया है यह रणनीतिक बिक्री से संबंधित सभी मामलों सहित विनिवेश पर निर्णय करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें शब्द आ रहा है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो इसका दोस्तों इसका जो शॉर्टकट नाम दिया है CCEA, तो इसका दोस्तों पूरा नाम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होता है दोस्तों। और इसके संदर्भ में अपन को बताना है कि इसे बताना है दोस्तों कि इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री ना करके इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करती है, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यह केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य न करके ये भारत सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करती है। और इसमें तीसरा दिया है कि यह रणनीतिक बिक्री से संबंधित सभी मामलों सहित विनिवेश पर निर्णय करती है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 3 सही है। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 52 है कि राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति यानी कि निषेध अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? पहला दिया है यह निजी सदस्यों के विधेयक की स्थिति में आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा दिया है धन विधेयक की स्थिति में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा दिया है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो की कोई शक्ति नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 3, बी केवल 1, सी केवल 2 और डी केवल 1 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है दोस्तों यानी कि निश्चित अधिकार, तो ये दोस्तों क्या कहलाता है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो संसद में जो विधेयक पारित होता है उसमें जो राष्ट्रपति होती है उसकी उनके बिना स्वीकृति के वो अधिनियम नहीं बन पाता है। यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास कई अधिकार होते हैं कि वो उसको मना कर सकते हैं, उनको पुनः राज्यसभा या विधानसभा में भेज सकते हैं और उनको वो स्वीकृति नहीं भी दे सकते। तो ये जो दोस्तों नहीं वाले जो अधिकार होते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों निषेध अधिकार। और अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें जो पहला दिया है कि निजी सदस्यों के विधेयकों की स्थिति में आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जो निजी सदस्य होते हैं वो जो संसद के किसी भी सदस्य यानी कि जो मंत्री नहीं होते हैं उनके द्वारा यदि विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उनके लिए क्या होती है दोस्तों, राष्ट्रपति जी के पास आत्यंतिक वीटो का प्रयोग वो कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो दूसरा दिया है कि धन विधेयक की स्थिति में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों धन विधेयक की जो स्थिति होती है उसमें दोस्तों निलंबनकारी मतलब कि उसका मना करना उसको, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति जी के पास ये इसको निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करने की शक्ति दोस्तों नहीं है। और इसमें जो तीसरा दिया है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो की कोई शक्ति नहीं है, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों उनके पास जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों उसमें उनके पास ये जो वीटो शक्ति थी वो नहीं थी, जबकि इनको दोस्तों 24वें संविधान संशोधन विधेयक जो हुआ था दोस्तों 1971 में उसके द्वारा ये दोस्तों उनको शक्ति दी गई थी। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है दोस्तों। और दोस्तों 24वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ था, इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होगा दोस्तों। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से विषय भारत के संविधान की संघ सूची में है या है? पहला दिया है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, दूसरा दिया है अंतर्राज्यीय संगरोध, तीसरा दिया है डाकघर बचत बैंक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखिए दोस्तों कि जो भारत के संविधान की सूची जो है दोस्तों उसके संदर्भ में क्या है दोस्तों, तो उसका संविधान दोस्तों तो उसके संदर्भ में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच विधायी विषयों के त्रिस्तरीय विभाजन का उपबंध किया गया है।
पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। जैसे कि दोस्तों संघ सूची है तो इसमें केंद्र सरकार जो है वो इसमें इस विषय पर अपने नियम बना सकती है। राज्य सूची के विषय में, जो राज्य सूची है उसमें दोस्तों राज्य जो है इस विषय में, इससे संबंधित जितने भी विषय है उससे नियम बना सकती है। जबकि समवर्ती सूची जो है उसमें दोस्तों संघ और राज्य दोनों इसमें अपने नियम बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई वाद विवाद होता है तो उसमें दोस्तों प्रधान होगा कौन? केंद्र होगा दोस्तों। और अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें जो संघ सूची है उसके संदर्भ में बताना है कि कौन कौन से विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण और जो परिवार नियोजन है ये ना तो संघ सूची है और ना ही राज्य सूची, यानी कि दोस्तों ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची में दोस्तों 52 विषय हैं सम्मिलित। और अब अपन देखें जो इसमें दूसरा है कि अंतरराष्ट्रीय संगरोध, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये संघ सूची में, और संघ सूची में दोस्तों लगभग 100 विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और जो डाकघर है बचत, और जो डाकघर बचत है ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। और अपन देखें दोस्तों जो राज्य सूची है दोस्तों उसमें कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में दोस्तों 61 विषय सम्मिलित किए गए हैं। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है वह किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकता है। दूसरा दिया है वह चक्र अनुक्रम में संबंधित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तीसरा दिया है वह मतभेद की स्थिति में किसी मंत्री से त्यागपत्र देने या राज्यपाल को उसे पदच्युत करने का परामर्श दे सकता है। और चौथा दिया है कि वह नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें जो है दोस्तों, अब अपन देखें दोस्तों जो मुख्यमंत्री के संबंध में दोस्तों उनके संबंध में अपन को बताना है। तो इनके संबंध में दोस्तों अनुच्छेद जो 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता और उन्हें सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में उपबंधित करता है दोस्तों। और अब अपन देखिए दोस्तों कि मुख्यमंत्री के संबंध में दोस्तों कौन कौन से विषय हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि वह किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि वह चक्र अनुक्रम में संबंधित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें शब्द है चक्र अनुक्रम, तो चक्र अनुक्रम का मतलब होता है दोस्तों 1 वर्ष का कार्यकाल। और इसमें दोस्तों जो होता है क्षेत्रीय परिषद तो होता है, लेकिन उसके जो अध्यक्ष ना होकर दोस्तों उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, यानी कि दोस्तों इसका दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा है कि वह मतभेद की स्थिति में किसी मंत्री से त्यागपत्र देने या राज्यपाल को उसे पदच्युत करने का परामर्श दे सकता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो चौथा है कि वह नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य होता है, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 1, 3 और 4 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला दिया है वह राष्ट्रपति से किसी भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है कि मंत्री के रूप में अनुशंसा कर सकता है। दूसरा दिया है कि उसे संसद के निम्न सदन का सदस्य अवश्य होना चाहिए। तीसरा दिया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर दिया है केवल 1 और 3, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो प्रधानमंत्री हैं उनके संबंध में दोस्तों कौन कौन से कथन इसके सही है। पहला दिया है कि वह राष्ट्रपति से किसी भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है कि मंत्री के रूप में अनुशंसा कर सकता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी यदि व्यक्ति है, यदि वो मंत्री बन भी गया धोखे से या प्रधानमंत्री बन गया और यदि वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको दोस्तों 6 महीने का उसको समय मिलता है ताकि वो अपनी सदस्यता ग्रहण कर ले दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों जो इसमें दूसरा है कि उसे संसद के निम्न सदन का सदस्य होना आवश्यक है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे प्रधानमंत्री बने जो निम्न सदन के यानी कि लोकसभा के सदस्य वो नहीं थे, जैसे कि अपन देखिए जैसे कि हाल ही में अभी मनमोहन सिंह थे और इंदिरा गांधी भी थे, देव गौड़ा थे और आई के गुजराल थे, यानी कि दोस्तों 4 लोग थे जो कि निम्न सदन के सदस्य ना होकर उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के
सदस्य थे और तब पे भी वो प्रधानमंत्री थे दोस्तों। और जो इसमें यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें दोस्तों तीसरा दिया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है प्रसाद पर्यंत, तो इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किसी भी समय पदच्युत कर सकते हैं। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा तब तक उसे राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 3 इसका सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 56 है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है पंचायत के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित सभी प्रश्नों को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। दूसरा दिया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पद अवधि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए दिया केवल 1, बी दिया केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा आंसर सही है। अपन देखिए जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ था दोस्तों, उसकी विशेषता के संबंध में दोस्तों बताना है। जो पहला दिया है कि पंचायत के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित सभी प्रश्नों को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग को ना होकर दोस्तों ये विधानमंडल को भेजा जाएगा और वहां से जो नियम आएंगे उसके अनुसार निर्भरता दोस्तों निर्भरता लागू होगी कि कौन व्यक्ति निर्भरता है और कौन व्यक्ति नहीं है दोस्तों। और जो इसमें दोस्तों दूसरा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पद अवधि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करते हैं, इसलिए उनकी जो पद अवधि और शर्तें हैं दोस्तों वो भी कौन करेंगे? राज्यपाल ही करेंगे, ना कि राष्ट्रपति करेंगे। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा और पहला वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है दोस्तों। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 57 है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है मतदान खुले मतपत्र के माध्यम से होता है, जिसका अर्थ है कि दल अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सकते हैं और दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। और दूसरा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के विपरीत विधायक इन निर्वाचनों में मतदान नहीं करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए दिया केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है यानी कि उनका जो चुनाव होता है दोस्तों वो किस प्रकार से होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस प्रकार राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनको नहीं चुना जाता है, उसी प्रकार जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका भी जो निर्वाचन होता है वो दोस्तों अप्रत्यक्ष यानी कि परोक्ष रूप से दोस्तों होता है। और अब अपन देखें दोस्तों जो इसमें पहला दिया है कि मतदान खुले मतपत्र के माध्यम से होता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो मतदान जो होता है उसका खुले मतपत्र के माध्यम से नहीं होता है, जबकि उनका दोस्तों गुप्त मतपत्र के माध्यम से होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों कि संसद अपने सांसदों को व्हिप जारी नहीं कर सकता है और ना ही दल विरोधी कानून लागू कर सकता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों दूसरा दिया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के विपरीत विधायक इन निर्वाचनों में मतदान नहीं करते हैं दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही दोस्तों दोनों में अंतर है कि राष्ट्रपति का यदि निर्वाचन होता है तो विधायक इन निर्वाचनों में मतदान कर सकते हैं, यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो विधायक जो होते हैं इन निर्वाचनों में मतदान नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 58 है कि 30 अगस्त 2016 को एक पंचायत चुनाव हुआ, यह हालांकि 20 फरवरी 2018 को वह भंग हो गई और एक नई पंचायत निर्वाचन हो गई। तो अब अपन को दोस्तों बताना है कि नई पंचायत का कार्यकाल कब समाप्त होगा। तो इन मध्य दिया है 30 अगस्त 2019 को, बी दिया है 30 अगस्त 2021 को, सी दिया है 20 फरवरी 2021 को और डी दिया है 20 फरवरी 2023 को। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो पंचायत चुनाव हुआ है दोस्तों ये किस संविधान संशोधन अधिनियम से लाया गया था। तो ये दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो हुआ था दोस्तों उसके द्वारा ये लाया गया था पंचायत चुनाव दोस्तों। और इसमें कहा गया था कि यदि पंचायत का चुनाव होता है तो वो दोस्तों पूरे 5 वर्ष तक चलेगा, भले वो बीच में भंग हो जाएगा दोस्तों। और जो पुनः गठित होगी तो वो भी दोस्तों 5 वर्ष के जो अंतर जब तक समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक वो दोस्तों चलेगी। कहने का मतलब है दोस्तों यदि 30 अगस्त 2016 को यदि एक पंचायत का चुनाव होता है और यदि वो बीच में भंग हो जाती है, मान के चलिए 20 फरवरी 2018 को वो भंग हो गई दोस्तों, और तो उसका जो कार्यकाल होगा दोस्तों समाप्त, वो यहीं से दोस्तों गिना जाएगा जब उसका शुरू में जो वो
प्रारंभ हुई। यानी कि दोस्तों 16/5/21, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा कि 30 अगस्त 2021 को इसका कार्यकाल समाप्त होगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 59 है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। दूसरा दिया है कि महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। तीसरा दिया है कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन की कुल 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और इसमें जो चौथा दिया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए दिया है केवल 1 और 3, बी दिया है केवल 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों, जो राष्ट्रपति के जो महाभियोग है दोस्तों, इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो दोस्तों पहला दिया है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। हालांकि पद से हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान में दोस्तों ये जो संविधान का उल्लंघन है दोस्तों, ये शब्द इसमें परिभाषित नहीं है। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो दूसरा है कि महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों जो महाभियोग की प्रक्रिया होगी दोस्तों, वो जिस सदन में प्रारंभ की जाएगी उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्य उसमें होने चाहिए जिसने आरोप लगाए हैं दोस्तों, और उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। और ये दोस्तों राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए दोस्तों। यानी कि दोस्तों दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा है कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन के कुल 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, मनोनीत तो राष्ट्रपति कहते हैं, इसलिए वो भाग नहीं लेंगे, और निर्वाचित होते हैं दोस्तों, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से होते। तो क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए दोस्तों जो निर्वाचित लोग हैं वो उसमें भाग नहीं लेंगे। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा कि केवल 2, 3 और 4 इसके सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है कि केंद्र और राज्य विधायी संबंधों के संबंध में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया अवशिष्ट विषय वे विषय हैं जिन्हें 7वें अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। दूसरा दिया कि अवशिष्ट विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों, जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्ति है दोस्तों, उसके संबंध में बताना है। तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां वे विषय हैं जिन्हें 7वें अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है दोस्तों। ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसका नाम भी रखा गया है अवशिष्ट शक्तियां, क्योंकि वो किसी में भी उसका जो वो विशिष्ट नहीं है दोस्तों, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अवशिष्ट। यानी कि दोस्तों जो 3 अनुसूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें दोस्तों इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी कानून बनाने की शक्ति अधिकता देखो तो हमेशा अधिकता दोस्तों वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सी वेड यानी कि समुद्री अधिस्थल 2030 परियोजना संबंधित है। ए नंबर दिया है वर्ष 2030 तक विश्व के महासागरीय अधिस्थल का स्पष्ट मानचित्र बनाने से है। बी नंबर दिया है महासागरीय अध्ययन के लिए मानव को पनडुब्बी वाहन द्वारा गहरे समुद्र में भेजने संबंधी भारत के प्रयास से। और सी नंबर दिया है कि वर्ष 2030 तक विश्व के लुप्त हो चुके प्रवालों के संरक्षण और पुनर्स्थापन से। और डी नंबर दिया है कि वर्ष 2030 तक महासागरीय अधिस्थल को प्लास्टिक मुक्त करने से। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि ये किस परियोजना से संबंधित है। तो अब अपन देखें दोस्तों, ये जो समुद्र अधिस्थल जो है दोस्तों, समुद्र अधिस्थल का मतलब है दोस्तों कि जो समुद्र के नीचे है दोस्तों उसका मानचित्र बनाना है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि वर्ष 2030 तक विश्व के महासागरीय अधिस्थल का स्पष्ट मानचित्र बनाने से है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत में शहरी स्थानीय शासन के क्रमिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि भारत में पहला नगर निगम 1687 में बंबई में स्थापित किया गया था। दूसरा दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन
प्रांतीय विषय था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए दिया केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो भारत में शहरी स्थानीय शासन के जो क्रमिक विकास है दोस्तों, उसके संदर्भ में बताना है। तो जो इससे पहला दिया है कि भारत में पहला नगर निगम 1687 में तो स्थापित किया गया था, लेकिन दोस्तों बम्बई में न होकर वो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और जो दोस्तों दूसरा दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन प्रांतीय विषय था दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल दो सही है दोस्तों। अब अपन देखिए दोस्तों जो स्थानीय स्वशासन है दोस्तों, इसके दोस्तों जो जनक है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? तो इसके जनक दोस्तों लॉर्ड रिपन को दोस्तों कहा जाता है। और इसको दोस्तों अपन देखिए, इसको अपन ट्रिक से दोस्तों याद कैसे करेंगे। देखिए इसमें शब्द आ रहा है लॉर्ड और रिपन। रिपन को दोस्तों अपन याद करेंगे, रिबन जो होती है वो अपने सिर में जो बांधती है वो दोस्तों रिबन। तो उसको दोस्तों अपन कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों रिबन को अपन याद करेंगे दोस्तों रिबन से। कैसे दोस्तों? देखिए जो रिबन होती है दोस्तों वो उसका जो स्थान होता है दोस्तों वो स्वयं का शासन की तरह होता है। कहने का मतलब है दोस्तों जो रिबन होती है वो कोई व्यक्ति कहीं भी रख जाता है, यानी कि उसका जो स्थान होता है वो स्वयं ऐसा होता है जैसे कि वो कहीं पे वो शासन कर रही है। यानी कि टेबल पे रखी जाएगी रिबन तो टेबल के ही ऐसे लगेगी जैसे वो टेबल पे ही बहुत दिन से रखी है, और यदि स्टूल में रख दी जाएगी तो स्टूल में ही लगेगी कि वो बहुत ही दिन से वहां पे शासन कर रही है, यानी कि स्वयं शासन कर रही है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार आपको याद हो जाएगा कि जैसे जनक आएगा किसके दोस्तों? स्थानीय स्वशासन। जैसे दोस्तों स्थानीय स्वशासन है मतलब कि स्वयं का शासन किसका होगा दोस्तों? रिबन का होगा, मतलब कि रिपन दोस्तों याद हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों यदि ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर दोस्तों यदि आप नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि दोस्तों आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों मिलती रहे। और दोस्तों अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 की निम्नलिखित में से किस समिति ने प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं और आपातों के प्रबंधन के लिए समवर्ती सूची में एक नई प्रविष्टि सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ए नंबर दिया है 21वें विधि आयोग ने, बी नंबर दिया है पी की गुंठन समिति ने, सी दिया है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, और डी नंबर दिया है विजय केलकर समिति ने। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा है और आपातों के प्रबंधन है दोस्तों, उसको संबंधित सूची में जो सम्मिलित किया गया था वो दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार जो आयोग आया था दोस्तों उसके द्वारा सम्मिलित दोस्तों किया गया था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला सेनकाकू द्वीप किन देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है? ए दिया जापान और रूस, बी जापान और चीन, सी चीन और फिलीपींस, डी चीन और वियतनाम। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो सेनकाकू यानी कि दोस्तों एक ऐसा नाम लग रहा है जैसे स्वयं चाकू काट रहा है, यानी दोस्तों स्वयं चाकू कौन काटेंगे? जो जापान यानी कि जापान और चीन यानी कि चीनी, यानी कि पान में यदि कोई चीनी मिला देगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा लगेगा जैसे स्वयं चाकू चला रहा है दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि जापान और चीन इसका सही आंसर है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से किन मदों को संविधान की 12वीं अनुसूची में रखा गया है? पहला दिया है नगरीय नियोजन को, दूसरा दिया है यातायात प्रबंधन को, तीसरा दिया है विवाह और विच्छेद, चौथा कूड़ा करकट प्रबंधन, और पांचवा दिया है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 4, बी दिया है केवल 2, 4 और 5, सी दिया है केवल 1, 3 और 5, डी दिया है केवल 1, 2 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें अपन को बताना है कि जो 12वीं अनुसूची में दोस्तों रखा गया है उसमें दोस्तों किसको रखा गया है। तो दोस्तों इसमें जो नगरपालिका के दायरे में जो रखी गई विभिन्न 18 कार्यशील दोस्तों मदे इसमें सम्मिलित की गई हैं, और उनमें से दोस्तों प्रमुख के जैसे कि नगरीय नियोजन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों नगर पालिका यानी नगर शब्द आ रहा है दोस्तों, और नगर पालिका में तो क्या होता है दोस्तों बहुत ज्यादा साफ सफाई होती है, यानी कि दोस्तों कूड़ा करकट का प्रबंधन किया जाता है दोस्तों, यानी कि चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो इसमें दूसरा दिया है कि यातायात प्रबंधन दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यातायात जो होता है दोस्तों शहर सिटी सभी जगह होता है दोस्तों, यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा है कि विवाह और विच्छेद दोस्तों, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों विवाह भी दोस्तों सभी जगह होते हैं, गांव में भी होते हैं, नगर में भी होते हैं, सभी जगह होते हैं दोस्तों, यानी कि ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो पांचवा दिया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन भी
ऐसे होते हैं कि जो गांव में भी मिलते हैं दोस्तों, शहर में भी मिलते हैं, और नगरपालिका नगर परिषद यानी कि दोस्तों वो सभी जगह मिल जाते हैं, इसलिए दोस्तों उसको नहीं रखा गया है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 और 4 इसका सही है। अब अपन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला पेट्रोपोल बोनोपोल एकीकृत चेकपोस्ट निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है? ए दिया है इजराइल और फिलिस्तीन, बी दिया है इंग्लैंड और फ्रांस, सी दिया है भारत और बांग्लादेश, और डी दिया है पाकिस्तान और चीन। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, पेट्रोपोल और बेनोपोल दोस्तों जो एकीकृत चेक पोस्ट है, ये किन दो देशों के मध्य है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के मध्य दोस्तों। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो ये पेट्रोपोल और बेनोपोल है दोस्तों, ये दोनों दोस्तों अलग अलग शब्द है, इसको दोस्तों एक ही नाम इसको कर दिया गया है। और जो दोस्तों पेट्रोपोल है दोस्तों, ये भारत में, जबकि दोस्तों बेनोपोल है ये बांग्लादेश में दोस्तों, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पेट्रोपोल बोनोपोल एकीकृत चेक पोस्ट दोस्तों। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला दिया पंचायतों के सभी तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों यानी कि संसद और अध्यक्ष दोनों का आरक्षण है। दूसरा दिया कि पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना, अर्थात उन्हें कर, शुल्क, पथ कर और फीसें उद्गृहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करना। तीसरा दिया है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। नीचे प्रावधानों निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा ऐसे प्रावधान के भाग 9 का या के अनिवार्य यानी कि बाध्यकारी या अनिवार्य प्रावधान है या है? ए नंबर दिया है केवल 1 और 3, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो इसमें अपन को बताना है कि जो बाध्यकारी या अनिवार्य प्रावधान है दोस्तों वो कौन कौन से है। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि पंचायतों के सभी तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों यानी कि सदस्य और अध्यक्ष दोनों का आरक्षण है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है, और ये दोस्तों एक बाध्यकारी और अनिवार्य प्रावधान है दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार जो अनुसूचित जाति और जनजाति है दोस्तों, उनके लिए भी स्वयं यही 1/3 स्थान यानी सदस्य और अध्यक्ष का दोस्तों आरक्षण किया गया है दोस्तों। और दूसरा है कि पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना, अर्थात कर, शुल्क, पथ कर और फीसें उद्गृहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करना। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये अनिवार्य प्रावधान ना होके ये दोस्तों स्वैच्छिक प्रावधान है, इसलिए दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया है कि पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ये दोस्तों बाध्यकारी भी है और अनिवार्य भी है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कि राज्यसभा निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है राज्यसभा के चुनावों में से उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा नन ऑफ दीज एबव का विकल्प उपलब्ध है। दूसरा दिया है कि राज्यसभा के चुनावों में मतदान के दौरान सदस्यों पर दल परिवर्तन रोधी कानून लागू होता है। और तीसरा है कि राज्यसभा के चुनाव में मतदान हेतु खुले मतपत्र का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों अपन को बताना है। तो इसमें दोस्तों ए नंबर दिया है कि केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें जो पहला दिया है कि राज्यसभा के चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं का विकल्प उपलब्ध है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया था कि राज्यसभा के चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा यानी कि जो है वो विकल्प उपलब्ध नहीं होगा दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि राज्यसभा के चुनाव में मतदान के दौरान सदस्यों पर दल परिवर्तन रोधी कानून लागू होता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी तरह से चुनाव में जो मतदान के दौरान होता है सदस्यों पर दल परिवर्तन जो रोधी कानून होता है वो दोस्तों लागू नहीं होता, यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया है कि राज्यसभा के चुनाव में मतदान हेतु खुले मतपत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों अपन को बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही नहीं है दोस्तों। अब अपन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में उल्लिखित सदस्यों और अध्यक्षों के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। दूसरा दिया है कि मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष चुने गए सदस्यों के द्वारा और उनके मध्य से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे। तीसरा दिया है कि गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाएगा। तो
उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, उसमें सदस्यों और अध्यक्षों के जो चुनाव हुआ था दोस्तों, उसके संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है दोस्तों। तो इसमें दिया है कि गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी सदस्य हैं दोस्तों। और दूसरा है कि मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष चुने गए सदस्यों के द्वारा और उनके मध्य से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे दोस्तों। तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है मध्यवर्ती और जिला स्तर, ना कि दोस्तों शब्द आ रहा है गांव शब्द आ रहा है। और इसमें जो तीसरा दिया है कि गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाएगा दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा या विधि द्वारा उपनित किया जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों तीसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि केंद्र और राज्य के मध्य कार्यपालिका शक्तियों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से सही है? पहला दिया है केंद्र के कार्यपालिका कार्य राज्य को उक्त राज्य की सहमति के बिना सौंपे जा सकते हैं। दूसरा दिया है समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यपालिका सभी परिस्थितियों में राज्य के पास रहती है। तीसरा दिया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को कार्यान्वित करने की कार्यपालिका शक्ति जो होती है अनन्य रूप से संघ में निहित होती है दोस्तों। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा सही उत्तर है। तो अब अपन देखें दोस्तों, जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं दोस्तों, इसका जो वितरण होता है दोस्तों वो किस प्रकार से होता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि केंद्र की कार्यपालिका कार्य राज्य को उक्त राज्य की सहमति के बिना सौंपे जा सकते हैं दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ कार्य जो होते हैं वो बिना उनकी सहमति को उनको सौंपे जा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो दूसरा दिया है कि समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यपालिका शक्ति सभी परिस्थितियों में राज्य के पास रहती है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसे शब्द आ रहा है समवर्ती। समवर्ती का मतलब होता है दोस्तों उसमें राज्य और केंद्र दोनों दोस्तों से अपने उस विषय से संबंधित उसमें नियम बना सकते हैं दोस्तों, यानी कि विधि बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को कार्यान्वित करने की कार्यपालिका शक्ति अनन्य रूप से संघ में निहित होती है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा कि केवल 1 और 3 दोस्तों इसका सही है। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। पहला दिया है जब नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय पूरा करने के लिए धन पुनः विनियोजित द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है, तब यह प्रदान किया जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त व्यय सम्मिलित नहीं होता है। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसको संदर्भित किया जा रहा है? ए प्रत्यानुदान, बी सांकेतिक अनुदान, सी अपवाद अनुदान और डी दिया है अतिरिक्त अनुदान। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें देखिए शब्द आ रहा है दोस्तों कि धन विधेयक जो धन है दोस्तों उसको पुनः विनियोजित उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी कि दोस्तों एक संकेत दे रहा है कि धन जो है वो पुनः विनियोजित उपलब्ध कराया जा सकता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि आंसर में इसका बी हो जाएगा कि सांकेतिक अनुदान जो है दोस्तों उसमें कहा जाता है कि जब नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय पूरा करने के लिए धन पुनः विनियोजित द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है और यह प्रदान किया जाता है कि इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं सम्मिलित है दोस्तों। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें शब्द दिया है प्रत्यय अनुदान। तो ये दोस्तों क्या होता है? ये दोस्तों जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत सहायता आवश्यक होती है तो इस प्रकार के अनुदान की मांग रखी जाती है। और यह कहा जा सकता है कि लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया दोस्तों ये एक ब्लैंक चेक होता है दोस्तों। इसी को दोस्तों बोलते हैं प्रत्यय अनुदान दोस्तों। अब अपन देखें दोस्तों जो अपवाद अनुदान है ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों यह दोस्तों किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रदान किया जाता है और यह किसी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का भाग नहीं होता है दोस्तों। अब अपन देखें दोस्तों कि ये जो अतिरिक्त अनुदान है दोस्तों ये क्या है दोस्तों? तो जो अतिरिक्त अनुदान होता है दोस्तों यह तब दिया जाता है जब उस वर्ष के बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित नहीं किया जाता है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, तब ये अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।
तो यानी कि दोस्तों इसके आपको चारों ऑब्जेक्ट पता चल गए। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है कि सरकारी उपक्रमों संबंधित समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसमें 30 सदस्य होते हैं। दूसरा दिया है अध्यक्ष लोकसभा से होना चाहिए। तीसरा दिया है यह सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता और दक्षता के संदर्भ में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए दिया है केवल 2 और 3, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है 1, 2 और 3, डी दिया है केवल 1 और 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो सरकारी उपक्रम है दोस्तों उसके संबंध में जो समिति है दोस्तों उसके संबंध में अपन को बताना है। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि इसमें 30 सदस्य होते हैं दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 30 सदस्य ना होकर दोस्तों इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से दोस्तों 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं दोस्तों वो राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं दोस्तों। और इसमें जो दोस्तों दूसरा दिया है कि अध्यक्ष जो होता है दोस्तों वो लोकसभा से होना चाहिए, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे अधिक किसमें लोकसभा में ये, यानी कि दोस्तों लोकसभा से ही अध्यक्ष चुना जाएगा। और जो इसमें दोस्तों तीसरा है कि वह सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता और दक्षता के संदर्भ में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये बनाया गया था और ये दोस्तों 1964 में इसका आरंभ किया गया था। तो एक प्रकार की वित्तीय समिति होती है दोस्तों, और इसको दोस्तों कृष्णा मेनन समिति की अनुशंसा के आधार पर दोस्तों इसको लाया गया था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 2 और 3 इसका सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है कि वित्तीय कार्रवाई कार्बल यानी कि FATF द्वारा अनुरक्षित कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम क्षेत्र अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह ब्लैकलिस्ट किए गए देशों की सूची है जो अपने धन शोधन रोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने की गतिविधियों को विनियोजित करने दोषित माने गए हैं। और दूसरा है कि इसमें वर्तमान में केवल 2 देश, एक उत्तर कोरिया और दूसरा ईरान सम्मिलित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए दिया केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखिए दोस्तों कि वित्तीय कार्रवाई जो कार्बल है दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसका दोस्तों जो पहला दिया है यह ब्लैकलिस्ट किए गए देशों की सूची है जो अपने धन शोधन रोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने की गतिविधियों को विनियमित करने में दोषित माने गए हैं दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको ये दोषित है इसलिए इनको ब्लैक लिस्ट में दोस्तों रखा गया है। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि वर्तमान में इसमें केवल 2 देश उत्तर कोरिया और ईरान ही सम्मिलित है दोस्तों, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है कि प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया यह है बिना किसी पूर्व सूचना के मामलों को उठाने के लिए संसद के सदस्यों के लिए उपलब्ध अनौपचारिक साधन है। दूसरा दिया है प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो प्रश्नकाल है दोस्तों इस संदर्भ में आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि प्रश्नकाल दोस्तों क्या है, ये कब लगता है दोस्तों। जो प्रश्नकाल होता है दोस्तों वो शून्यकाल के तुरंत बाद ही ये लग जाता है दोस्तों। और जो दोस्तों पहला घंटा होता है संसदीय बैठक का वो दोस्तों शून्य प्रश्नकाल के लिए ही निर्धारित किया जाता है दोस्तों। इसमें जो दोस्तों पहला दिया है कि यह बिना किसी पूर्व सूचना के मामलों को उठाने के लिए संसद के सदस्यों के लिए उपलब्ध अनौपचारिक साधन है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बिना किसी पूर्व सूचना के मामलों को उठाना उसमें दोस्तों वर्जित है दोस्तों, क्योंकि उसमें कम से कम 10 दिन की अवधि उसमें होनी चाहिए दोस्तों, तभी उसमें आप कोई प्रश्न को आप उठा सकते हैं। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो इसमें दूसरा है कि प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रकार के प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। जैसे कि अपन देखें तारांकित प्रश्नकाल हो गया, अतारांकित प्रश्नकाल हो गया और अल्प सूचना हो गया दोस्तों। अब अपन देखें दोस्तों जो तारांकित प्रश्नकाल होता है दोस्तों उसका मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों उसका मौखिक रूप से उत्तर देना है, और इसलिए पूरक प्रश्न जो होते हैं दोस्तों अनुपूरक प्रश्न वो पूछे जाते हैं दोस्तों। और जो अतारांकित प्रश्नकाल होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो वो दोस्तों जो तारांकित प्रश्नकाल होता है दोस्तों उसके उल्टा होता है, मतलब कि इसमें दोस्तों मौखिक उत्तर न होके इसमें लिखित उत्तर दोस्तों देना पड़ता है।
इसलिए दोस्तों अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। और अल्प सूचना प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो 10 दिन की सूचना अवधि से कम अवधि की सूचना देकर पूछे जाते हैं और इनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें दिया है कि पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है कि अपने पद की शपथ में मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसकी शपथ लेता है। पहला दिया है भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखने की। दूसरा दिया है संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। और तीसरा दिया है भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें जो पहला दिया है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखने की जो मुख्यमंत्री होते हैं वो शपथ लेते हैं, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो दूसरा है कि संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की जो शपथ लेते हैं वो मुख्यमंत्री लेते हैं दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो शपथ होते हैं वो मुख्यमंत्री ना होकर दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है दोस्तों। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की शपथ लेते हैं दोस्तों, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। पहला दिया है भारत का महान्यायवादी, दूसरा दिया है उप प्रधानमंत्री, तीसरा दिया है राज्यसभा का उपसभापति और चौथा दिया है संघ के कैबिनेट मंत्री। वरीयता सूची में उपरोक्त पदों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। ए दिया है 2 3 1 4, बी दिया है 3 2 4 1, सी दिया है 2 4 3 1 और डी दिया है 3 4 1 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो वरीयता सूची है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के जो दर्जे होते हैं और क्रम से संबंधित होते हैं दोस्तों। और अपन देखिए दोस्तों वरीयता सूची में दोस्तों कौन कौन से व्यक्ति आएंगे। तो सबसे पहला व्यक्ति होगा दोस्तों वरीयता सूची में, तो वो होंगे दोस्तों राष्ट्रपति, फिर उनके बाद उपराष्ट्रपति, फिर उनके बाद प्रधानमंत्री, फिर अपने अपने राज्यों के भीतर के जो राज्यपाल हैं वो होंगे और भूतपूर्व जो राष्ट्रपति वो होंगे और फिर उप प्रधानमंत्री होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार दोस्तों काफी लंबी सूची है, उसको दोस्तों पूरा ना बता के अपन इसी में आते हैं, सीधे क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी इस तरह से दोस्तों। तो अपन को बताना है कि सबसे पहले दोस्तों इनमें से कौन आएगा। तो इनमें से दोस्तों पहले तो आएंगे उप प्रधानमंत्री आएंगे, फिर उसके बाद जो आएंगे दोस्तों वो आएंगे संघ के कैबिनेट मंत्री आएंगे, फिर उसके बाद राज्य सभा का उपसभापति आएगा और फिर उसके बाद लास्ट में आएंगे दोस्तों भारत का महान्यायवादी। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि 2 4 3 1 इसके बिल्कुल सही अनुक्रम है दोस्तों। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत के संचय निधि पर निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारित होते हैं। पहला दिया है ए नंबर दिया है भारत सरकार के ऋण प्रभार, बी दिया है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, सी दिया है किसी भी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या पंचाट के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक राशि और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों कि जो भारत की संचय निधि है दोस्तों ये क्या है। तो बजट में दोस्तों 2 प्रकार के व्यय सम्मिलित किए जाते हैं दोस्तों। एक भारत की जो संचय निधि होती है उस पर जो भारत व्यय होते हैं और दूसरा जो होते हैं भारत की संचय निधि से जो व्यय किए जाते हैं, मतलब कि जो उससे खर्च किया जाता है, और एक जो होता है उस पर भार होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि भारत सरकार के ऋण प्रभार होते हैं दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और बी दिया है कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर जो दिया कि किसी भी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या पंचाट के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक राशि दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है कि लोकसभा के महासचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है महासचिव का पद भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव के पद के समकक्ष होता है। दूसरा दिया है उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरा दिया है राष्ट्रपति की ओर से वह सांसदों को संसद के अधिवेशन में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि लोकसभा के जो महासचिव हैं दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि महासचिव का पद भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव के पदभार के समकक्ष होता है, यानी कि उनके बराबर होता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा दिया है कि
उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, बल्कि उनको लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया है कि राष्ट्रपति की ओर से वह सांसदों को संसद के अधिवेशन में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार से उपराष्ट्रपति का पद संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करता है। पहला दिया है वह विनिश्चय करता है कि क्या राज्यसभा का कोई सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर अर्ह है अथवा नहीं। दूसरा दिया है कि उपराष्ट्रपति विभिन्न संसदीय समितियों में सदस्यों को नामित करता है और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उन्हें निर्देश जारी करता है। और तीसरा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति संविधान और मतदान से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रक्रिया के नियमों की व्याख्या करने हेतु अंतिम प्राधिकारी होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इन्हें से आपको बताना है कि दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही। अब अपन को बताना है दोस्तों कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता करता है दोस्तों। तो इन्हें से दोस्तों बताना है आपको कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि वह विनिश्चय करता है कि क्या राज्यसभा का कोई सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर अर्ह है या नहीं। पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि उपराष्ट्रपति विभिन्न संसदीय समितियों में सांसदों को नामित करता है और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उन्हें निर्देश जारी करता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा दिया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति संविधान और सदन से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रक्रिया के नियमों की व्याख्या हेतु अंतिम प्राधिकारी होता है। तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 की संसद के किसी भी सदन में गणमूर्ति पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखा जाता है। पहला दिया है निर्वाचित सदस्य, दूसरा दिया है मनोनीत सदस्य और तीसरा दिया है पीठासीन अधिकारी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों गणमूर्ति क्या है। तो गणमूर्ति जो होती है दोस्तों संसदों, तो अब अपन देखें दोस्तों जो गणमूर्ति है दोस्तों वो क्या होती है। तो गणमूर्ति जो होते हैं दोस्तों सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या होती है जिनका सदन द्वारा किसी भी कार्यवाही से पूर्व उपस्थित होना आवश्यक होता है और यह किसी पीठासीन अधिकारी सहित प्रत्येक सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। और अब अपन देखिए अर्थात कहने का मतलब है कि यदि कोई कार्य किया जाना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि सदन की बैठक के दौरान गणमूर्ति नहीं है तो पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होता है कि वह या तो सदन को स्थगित करे और या फिर गणमूर्ति पूर्ण होने तक बैठक को निलंबित कर दे। यानी कि दोस्तों इसमें जो तीनों ऑब्जेक्टिव हैं निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और पीठासीन अधिकारी, तो ये दोस्तों इसके तीनों आंसर सही हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है कि संविधान के भाग 9A के अंतर्गत महासागर योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह संपूर्ण महासागर क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करती है। दूसरा एक महासागर योजना समिति के 2/3 सदस्यों का चयन महासागर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही किया जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों महासागर के भाग 9A के अंतर्गत महासागर योजना है समिति उसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह संपूर्ण महासागर क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करती है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये योजना बनी ही इसी के लिए कि वो संपूर्ण महासागर के क्षेत्र जो है उसके लिए प्रारूप विकास तैयार करे दोस्तों। और जो दूसरा है कि महासागर योजना समिति के 2/3 सदस्यों का चयन महासागर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही किया जाएगा दोस्तों। तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी रहेगा कि 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है भारत का संविधान प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान करता है। दूसरा दिया है राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव से संबोधन की अनुमति नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है यह है। ए दिया केवल 1, बी दिया केवल 2, सी दिया 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो इसमें पहला दिया है कि भारत का संविधान प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान करता है दोस्तों।
तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये दोस्तों अनुच्छेद 87 कहता है कि लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के लिए अभिभाषण प्रारंभ करना और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण भी बताएगा। इस प्रकार के अभिभाषण को विशेष अभिभाषण भी कहा जाता है दोस्तों, और यह भी एक वार्षिक प्रावधान होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की अनुमति नहीं है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों धन्यवाद प्रस्ताव जो होती है दोस्तों उस पर चर्चा करने की अनुमति है दोस्तों, और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल एक सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाली ओवर द टॉप मीडिया सेवाएं निम्नलिखित में से कौन सी सेवा या सेवा प्रदान करने के लिए उपयोगी है या है। पहला दिया है लाइव स्ट्रीमिंग टेलीविजन, दूसरा दिया है तत्काल संदेश प्रसारण प्रोटोकॉल, तीसरा दिया है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 1, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों ओवर द टॉप यानी कि OTT जो है दोस्तों उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो ये जो होती है दोस्तों सेवाएं लाइव स्ट्रीमिंग टेलीविजन के लिए दोस्तों लाई गई हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से प्रत्यक्षता दर्शकों तक पहुंचती हैं दोस्तों। और ये दोस्तों तत्काल संदेश प्रसारण भी करती है और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी उपलब्ध कराती है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है कि उत्तर पूर्वी परिषद यानी कि NEC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। पहला दिया है इसमें इसके सदस्यों के रूप में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों सम्मिलित होते हैं। दूसरा दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री NEC का उपाध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया केवल 1, बी दिया केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए कि उत्तर पूर्वी परिषद जो है दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। अपन देखिए दोस्तों जो उत्तर पूर्वी परिषद है दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये एक अधिनियम है दोस्तों 1971 का दोस्तों, और इसमें दोस्तों कहा क्या गया है कि यह एक सामुदायिक निकाय है पहली बात तो, और इसका गठन इसलिए किया गया है क्योंकि दोस्तों इसका जो उद्देश्य वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है दोस्तों। और उस समय जो है दोस्तों इसमें 7 जो है वो राज्य इसमें सम्मिलित किए गए थे। वो दोस्तों कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें हाल ही में 2002 में इसमें संशोधन किया गया था, और इसमें दोस्तों 7 न होकर इसमें एक और जोड़ दिया गया था, राज्य जो है वो सिक्किम जोड़ दिया गया था दोस्तों। इसलिए इसमें जो है दोस्तों अब 8 राज्य इसमें सम्मिलित हो गए दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों जो इसमें ऑब्जेक्टिव दिया है पहला कि इसमें इसके सदस्यों के रूप में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों सम्मिलित होते हैं दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ में जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा जो 3 लोगों को नाम निर्दिष्ट किया जाता है दोस्तों वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। और दोस्तों जो इसमें दूसरा दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री NEC का उपाध्यक्ष होता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री उपाध्यक्ष न होके ये एक अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा, केवल एक सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है कि केंद्र और राज्य संबंधों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है राज्य विधायिका निलंबित हो जाती है और संसद राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। दूसरा है कि संसद सत्र के संचालन के दौरान भी राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। और तीसरा दिया है कि संघीय सरकार किसी भी विषय पर राज्य को निर्देश दे सकती है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें जो आपातकालीन जो होता है दोस्तों उसके संदर्भ में अपन को बताना है। इसमें जो पहला दिया है कि राज्य विधायिका निलंबित हो जाती है और संसद राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो निलंबित नहीं होती, परंतु राज्य विधानमंडल की शक्ति जो होती है दोस्तों वो संसद की शक्ति के अधीन हो जाती है दोस्तों। यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि संसद सत्र के संचालन के दौरान भी राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यदि सत्र का संचालन चल रहा है दोस्तों तो नहीं कर सकते, यदि सत्र का संचालन नहीं चलता होता तो दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकते थे। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा है कि संघीय सरकार किसी भी विषय पर राज्य को निर्देश दे सकती है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत में जो है संघीय सरकार मतलब कि केंद्र का ही
अधिक दबदबा है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि केवल 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है कि छानी वोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसकी स्थापना सामुदायिक निकाय के रूप में की जाती है। दूसरा दिया है इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित सदस्य होते हैं। और तीसरा दिया है छावनी वोट का कार्यकारी अधिकारी संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 2 और 3, बी केवल 1, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो छावनी वोट है दोस्तों ये क्या होता है। तो छावनी वोट की स्थापना छावनी क्षेत्र में निवास करने वाले आसन्न आबादी के लिए नगर पालिका प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है और इसकी स्थापना छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों द्वारा की गई है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानून है दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों जिससे पहला दिया है कि इसकी स्थापना सामुदायिक निकाय के रूप में की जाती है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित सदस्य होते हैं दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो इसमें तीसरा दिया है कि छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी होता है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, जबकि दोस्तों छावनी बोर्ड का जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं उसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों नियुक्त किया जाता है। यानी कि दोस्तों तीसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि एक बार अनुमोदित हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संबंधी उद्घोषणा अनिश्चित काल तक जारी रहती है जब तक कि वह उद्घोषणा वापस नहीं ले ली जाती है। दूसरा है लोकसभा इसको वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। तीसरा दिया है राष्ट्रपति राज्य के संचित निधि से व्यय को प्राधिकृत कर सकता है और भले ही उस दौरान लोकसभा का सत्र चल रहा हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो राष्ट्रपति का जो शासन चलता है दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है। तो पहला जो दिया है यदि एक बार अनुमोदित हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने संबंधी उद्घोषणा अनिश्चित काल तक जारी रहता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अनिश्चित काल न होकर दोस्तों साधारण बहुमत द्वारा पहली बात तो ये पारित होता है दोस्तों, और इसमें दोस्तों 6 माह के लिए ये लागू रहता है। इसलिए दोस्तों जो पहला वाला है दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि लोकसभा इसको वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यदि जो राष्ट्रपति शासन है दोस्तों उसको यदि वापस लेना है तो वो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा लगाया गया है और इसलिए इसमें किसी प्रकार से संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है दोस्तों। और तीसरा दिया है कि राष्ट्रपति राज्य के संचय निधि से व्यय को प्राधिकृत कर सकता है भले ही उस दौरान लोकसभा का सत्र चल रहा हो दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक लोकसभा भंग नहीं होगी तब तक दोस्तों वो व्यय प्राधिकृत नहीं कर सकते हैं दोस्तों संचित निधि से। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं है इसका सही। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के मध्य अंतरराष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा दिया है कि सभी अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है दोस्तों इसके संदर्भ में बताना है। तो इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य ही होता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को सुनिश्चित करना दोस्तों। यानी कि जो पहला वाला है दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि सभी अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सभी अस्थायी सदस्यों का चुनाव नहीं किया जाता, जबकि 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है, वो भी दोस्तों प्रत्येक 1 वर्ष में दोस्तों किया जाता है, ना कि प्रत्येक 2 वर्ष में दोस्तों। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GPAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायित्वपूर्ण विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। दूसरा दिया है भारत GPAI का संस्थापक सदस्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि GPAI है दोस्तों, इसके संदर्भ में बताना है। तो इसका जो पहला है कि इसका उपयोग मार्गदर्शन वाली एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा जो है कि भारत GPAI का संस्थापक सदस्य है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों फ्रांस, कनाडा, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, ये सब दोस्तों इसमें सम्मिलित थे। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है कि नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया राज्यों में नगर निगम संबंधित राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा और संघ शासित प्रदेशों में संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। दूसरा दिया है कि नगर निगम में सामान्यतः 3 प्राधिकरण होते हैं, अर्थात परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त। और तीसरा दिया है कि परिषद के सभी पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्षता जनता द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि नगर निगम के संदर्भ में दोस्तों बताना है। इसमें जो पहला दिया है कि राज्यों में नगर निगम संबंधित राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा और संघ शासित प्रदेशों में संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किया जाते हैं दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि नगर निगम में सामान्यतः 3 प्राधिकरण होते हैं दोस्तों, अर्थात परिषद होते हैं, स्थायी समितियां होती है और आयुक्त होते हैं दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसमें दोस्तों तीसरा दिया है कि परिषद के सभी पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्षता जनता द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनमें से कुछ सदस्य होते हैं जिनको दोस्तों मनोनीत किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका दोस्तों बी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। अब अपन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91 है कि राज्य में मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा दिया है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तीसरा दिया है कि इन मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो पहला दिया है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में दोस्तों, राज्य का जो मंत्रिपरिषद है उसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि राष्ट्रपति मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यदि राज्य की मंत्रिपरिषद है दोस्तों तो उसमें राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, यदि प्रधानमंत्री की यदि मंत्रिमंडल है दोस्तों तो उसमें राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो इसमें तीसरा दिया है कि इन मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं दोस्तों, तो ये वाला ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। अब अपन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए दिया है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग। दूसरा दिया है कि क्विक वेरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा दिया है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। और डी नंबर दिया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन को बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के दोस्तों वो कौन जारी करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत ने सैन्य रसद समझौते किए हैं? पहला दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा दिया है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दिया है इजराइल और चौथा दिया है दक्षिण कोरिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी दिया है केवल 1, 2 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों कि जो सैन्य रसद समझौते होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है जो एक दूसरे के देशों में जो संपादित नियमित पोर्ट कॉलम्स यानी कि पोतों के विश्राम हेतु मध्यवर्ती पतन होते हैं दोस्तों, और प्रशिक्षण तथा साथ ही साथ मानवीय सहायता, आपदा राहत के दौरान अन्य देशों के युद्ध पोतों, सैन्य विमानों व सैन्य दलों के लिए ईंधन की पुनःपूर्ति, राशन, कल पुर्जे यानी जहां तक आवश्यक हो, लंगर डालने और अनुरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। ये वही कहलाते हैं दोस्तों रसद समझौते। और ये दोस्तों अपन देखें तो किस किस के समझौते किन किन के बीच दोस्तों ये हैं। तो ये दोस्तों भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, लेकिन दोस्तों इजराइल के साथ नहीं है। और जो दक्षिण कोरिया है दोस्तों इसके साथ भी है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 4 इसके सही आंसर है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है कि
कभी कभी सुर्खी में रहने वाले एलिसा परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह है त्वरित एंटीबॉडी परीक्षण है। दूसरा दिया है, इसका उपयोग टीका वायरस का निदान करने के लिए किया जा सकता है। और तीसरा दिया है कि इसे इम्यूनोअस यानी कि प्रतिरक्षा जांच के संचालन के लिए रेडियो इम्यूनोअस यानी कि RIA विधि के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों, जो एलिसा परीक्षण होता है दोस्तों, वो क्या होता है? एलिसा परीक्षण दोस्तों एक प्रकार का वह परीक्षण होता है जो आपके रक्त में प्रतिरक्षी का पता लगाता है और उसकी माप करता है, वही कहलाता है दोस्तों एलिसा परीक्षण। तो अब अपन देखें दोस्तों, जो पहला दिया है कि यह त्वरित एंटीबॉडी परीक्षण है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा दिया है कि इसका उपयोग जीका वायरस का निदान करने के लिए किया जा सकता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा दिया है कि इसे इम्यूनोअस यानी कि प्रतिरक्षा जांच के संचालन के लिए रेडियो इम्यूनोअस यानी कि RIA विधि के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, राष्ट्रपति को लोक हित में राज्यों के मध्य या राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है। और दूसरा है कि संसद के अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से अंतर्राज्यिक वाणिज्यिक परिषद का गठन किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें जो पहला दिया है कि राष्ट्रपति को लोकहित में राज्यों के मध्य या राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति को किसी भी तरह से राज्यों के मध्य यदि व्यापार हो रहा, वाणिज्य है और समागम हो रहा, तो उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। और दूसरा है कि संसद ने अंतर्राज्य के व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से अंतर्राज्य के वाणिज्य के परिषद का गठन किया गया है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अब तक दोस्तों ऐसे किसी प्रकार के जो प्राधिकरण है कि उसमें अंतर्राज्यिक वाणिज्यिक परिषद हो दोस्तों, इस प्रकार के जो उसमें गठन है वो नहीं किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2 सही। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह भौतिक और डिजिटल दोनों भुगतान प्रणालियों के लिए पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS संबंधी मूलभूत सुविधा के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की निधि है। दूसरा दिया कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सृजित और प्रशासित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि है दोस्तों, इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह भौतिक और डिजिटल दोनों भुगतान प्रणालियों के लिए पॉइंट ऑफ सेल संबंधी मूलभूत सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की निवेश है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 5,000 करोड़ की निधि नहीं है, जबकि ये दोस्तों 500 करोड़ रुपए की निधि है दोस्तों, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सृजित और प्रशासित किया जाएगा दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है कि जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी कि BIRAC निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी विद्युत मंत्रालय, सी खान मंत्रालय और डी भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें शब्द आ रहा है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान, तो अपन को बताना है कि जो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान उद्योग सहायता है एक परिषद जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आती है दोस्तों। तो इसमें देखिए शब्द आ रहा है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में इसका ए हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है वाद और दूसरी तरफ दिया है परिणाम। पहला जो दिया है कि DC वाद 1987 जो हुआ था उसमें परिणाम निकला था कि विधानसभा द्वारा विधेयक को पारित करवाने के किसी भी प्रयास के बिना समान प्रयोजनार्थ अध्यादेशों का केवल पुनः प्रख्यापन संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। और दूसरा जो दिया है कपूरवाद जो 1970 में हुआ था, उसका जो परिणाम निकला था वो निकला था दोस्तों कि अध्यादेश के प्रख्यापन में राष्ट्रपति के समाधान को दुर्भावना
के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और तीसरा जो है कि एके बनाम भारत संघवाद जो है वो अध्यादेश प्रख्यापन की शक्ति विधायी शक्ति थी, जिसका तात्पर्य यह है कि मंशा को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भी एक प्रकार की विधायिका से संबंधित मामला है। यह कि टी वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद जो कि 1950 में हुआ था। इसका परिणाम निकला था कि अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के निर्णय के संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन की आवश्यकता तब होती है जब ठोस आधार मौजूद हो, न कि प्रत्येक सामयिक और क्षण के चुनौती के आधार पर। उपर्युक्त युगों में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 2, डी केवल 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही। तो गलत दिया है कि डीसी वाद जो 1987 में हुआ था उसमें जो परिणाम निकला था वो निकला था कि पुनः प्रख्यान संविधान का उल्लंघन माना जाएगा दोस्तों, अध्यादेश से अधिक क्रमिक होता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा जो हुआ था कि कूपर वाद जो है वो 1970 में जो हुआ था उसका जो परिणाम निकला था वो निकला था कि दुर्भावना के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो इसमें तीसरा दिया है कि एन के राव बनाम भारत संघवाद जो हुआ था दोस्तों उसका जो परिणाम निकला था वो किसी प्रकार से एक प्रकार की विधायिका से संबंधित मामला था दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबकि दोस्तों जो ए राव बनाम है उसका जो परिणाम निकला था वो निकला था दोस्तों कि अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के निर्णय के संबंध में न्याय पुनर्विलोकन की आवश्यकता तब होती है जब ठोस आधार मौजूद हो, ना कि के सामयिक और छड़े के चुनौती के आधार पर। यानी कि दोस्तों इसका ये वाला बिल्कुल सही था। जो चौथा है कि टी वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका जो है दोस्तों इसका सही आंसर था दोस्तों कि एक प्रकार से विधायिका से संबंधित मामला था दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि राष्ट्रपति का सचिवालय राष्ट्रपति का संसद में दिया जाने वाला अभिभाषण तैयार करता है। दूसरा दिया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों की कार्रवाई का भाग और इसमें सम्मिलित होता है। तीसरा दिया है धन्यवाद प्रस्ताव का लोकसभा में पारित न होना सरकार की पराजित के समतुल्य होता है और यह सरकार के गिरने का मार्ग प्रशस्त करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें जो पहला दिया है कि राष्ट्रपति का सचिवालय राष्ट्रपति का संसद में दिया जाने वाला अभिभाषण तैयार करता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति का जो संसद में दिया जाने वाला भाषण होता है दोस्तों वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दोस्तों तैयार किया जाता है क्योंकि दोस्तों वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें होती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही होती है दोस्तों। और इसमें जो दोस्तों दूसरा दिया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों की कार्रवाई का भाग और इसमें सम्मिलित होता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि धन्यवाद प्रस्ताव का लोकसभा में पारित न होना यानी कि सरकार की पराजित के समतुल्य होता है और यह सरकार के गिरने का मार्ग प्रशस्त करता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। और अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 100 है इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है संसदीय कार्य मंत्री इस समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा दिया है कि यह उत्कृष्ट संसद पुरस्कार प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए दिया केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन को बताना है दोस्तों कि जो भारतीय संसदीय समूह है दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है। इसमें जो दोस्तों पहला दिया है कि संसदीय कार्य मंत्री इस समूह का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों पदेन अध्यक्ष जो होता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का समूह से दोस्तों कोई अध्यक्ष होता है दोस्तों। और जो इसमें दूसरा दिया है कि यह उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है ताकि दोस्तों और लोगों को इसमें बढ़ावा दिया जा सके और लोग इसमें आए और इसमें सम्मिलित हो और इसको समझे दोस्तों, संसदीय जो संसद है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अपन दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।